कल अपने डिस्कस कर रहे थे गुलाम वंश, और गुलाम वंश को मैंने आपको पढ़ा दिया था 1206 से लेके 1290 तक जो दिल्ली सल्तनत पर राज रहा था वो किसका रहा था? गुलाम वंश का रहा था। तो मैंने आपको जाते हुए एक लाइन भी बोली थी कि नहीं, गुलाम वंश का राज तो 1266 तक रहा था। 1266 के बाद में दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश का राज हुआ था जिसे बोलते हैं बलबनी वंश। कौन सा वंश? 1266 से लेके 1290 तक एक नए वंश का राज हुआ, बलबनी वंश। लेकिन इसे पढ़ाया किस वंश में जाता है? गुलाम वंश में। पढ़ाया क्यों जाता है गुलाम वंश में? इसके पीछे रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये तुर्क के चहलगानी का मेंबर था। तुर्क के चहलगानी का मेंबर था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि तुर्क के चहलगानी किसने बनाई थी? तुर्क के चहलगानी किसके द्वारा निर्मित थी? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित थी? इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई हुई तुर्क के चहलगानी से बलबन क्या बनता है? राजा बनता है। और राजा बनते ही सबसे पहला ये काम करता है, तुर्क के चहलगानी को ही ख़त्म करता है। किसको ख़त्म करता है? बलबन राजा बनता है 1266, और कब तक रहता है? 1286 तक रहता है। ठीक है, ये सबसे पहले तुर्क के चहलगानी को ही ख़त्म करता है। सर तुर्क के चहलगानी को क्यों ख़त्म करता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, ये डरने लग जाता है और इसे लगता है कि मैं अपने वंश को कैसे आगे बढ़ाऊंगा अगर मैंने तुर्क के चहलगानी को ख़त्म नहीं किया। जायज़ बात थी, अगर ये तुर्क के चहलगानी को ख़त्म नहीं करेगा तो इसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि तुर्क के चहलगानी में जैसे बलबन आगे आया था, हो सकता है वैसे कोई और राजा आगे आ जाए, हो सकता है ना कि कोई और राजा आ जाए। तो सबसे पहले तुर्क के चहलगानी को ही ख़त्म करता है। किसको ख़त्म करता है? तुर्क के चहलगानी को ख़त्म करता है। ये सजदा व पाबोस की प्रथा चलाता है। ये सजदा व पाबोश प्रथा चलाता है, यानी कि राजा आएगा तो प्रजा उसको झुककर सलाम करेगी, प्रजा उसको झुककर सलाम करेगी। ये कौन सी प्रथा चलाता है? सजदा व पाबोश की प्रथा चलाता है। ये लोहा व रक्त नीति अपनाता है। लोहा व रक्त नीति अपनाता है। लोहा व रक्त नीति का मतलब होता है कि ज़िंदगी में मारो काटो, खून बहाओ और आगे बढ़ो। इसकी एक सिंपल सी नीति होती है, आओ मारो खून बहाओ और आगे बढ़ो। ये खुद को, मतलब इसने बोला कि मैं हूँ ना, मैं खुदा की छाया हूँ। यानी कि इसने सल्तनत को बोला कि जो इस सल्तनत पर सुल्तान बनेगा वो साक्षात खुदा की छाया होगा। इसलिए इसने खुद के लिए एक शब्द रखा, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। क्या शब्द रखा? जिल्ले इलाही। इसने खलीफा के सिक्के चलवाए। इसने खलीफा के सिक्के चलवाए। इसने इक्तेदार प्रथा को नष्ट किया। इसने इक्तेदार के प्रथा को नष्ट किया और इसकी जगह एक सैन्य विभाग का गठन किया। किस विभाग का गठन किया? सैन्य विभाग का गठन किया। किस विभाग का? सैन्य विभाग का गठन किया। अब बलबन दाना ये खुद को फारसी मानता था। ये बोलता था कि जो मेरे पुराने वंश है ना वो फारसी थे, और फारसी का एक वंश था, फारसी का एक वंश था अफराशियाब। अफराशियाब का ये वंशज बताता था और बोलता था कि मैं इस वंश से ताल्लुकात रखता हूँ। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम चलता है, नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव जैसे अपने यहाँ पर नवरात्रा होते हैं ना, वहाँ पे नवरोज उत्सव मनाया जाता है। ये किसका वंश बताता है खुद को? अफराशियाब का वंश बताता है। फारसी वंश था ये फारसी वंश था जिसे खुद का वंशज बताता है। क्या नाम था? अफराशियाब। और ये वहाँ की प्रथा नवरोज उत्सव को शुरू करता है। अब 1286 तक ये इतने सारे काम कर लेता है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके दरबार में कौन कौन थे? तो इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दो इसके दरबार में
प्रसिद्ध इंसान थे। अब बलबन से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि तुर्क के चहलगानी को किसने ख़त्म किया? बलबन ने। लोहा व रक्त नीति किसने अपनाई? बलबन ने। सजदा व पाबोश की प्रथा किसने अपनाई? बलबन ने। और इक्तेदार की प्रथा को समाप्त कर सैन्य विभाग की गठन किसने की? बलबन ने। इक्तेदार वशागुनुत अधिकार था, यानी कि ये जेनेटिक्स गुण था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। यानी कि अगर सपोज दैट किसी का बाप इक्तेदार है तो उसका बेटा भी वहाँ का क्या बनेगा? इक्तेदार बनेगा। ऐसे ये प्रथा चलती थी, तो इस प्रथा को ख़त्म किया। ठीक है। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन के बाद इसके सारे बेटे अयोग्य थे और बलबनी वंश मात्र 4 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। कितने साल में? 4 साल में क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। अब बलबन के बाद में राजा बनता है केखुसेरो, केखुसरो, केकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये 3 राजा बनते हैं जो इसके आगे क्या होती है? पीढ़ी होती है। बलबन के बाद में राजा बनता है केखुसरो, केखुसरो के बाद में राजा बनता है केकुबाद, केकुबाद और केकुबाद के बाद में राजा बनता है शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है। तो गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन है? शमसुद्दीन क्यूमर्स। और गुलाम वंश का पहला राजा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब निर्माण की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शिल्प सलार की उपाधि कौन लेता था गुलाम वंश में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन लेता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उस महिला का क्या नाम है जिसने सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठी? मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। ठीक है। अब शमसुद्दीन क्यूमर्स था, इसकी हत्या करी किसने? मलिक फिरोज खिलजी ने। मलिक फिरोज खिलजी ने। मलिक फिरोज खिलजी बड़ी टेढ़ी चीज़ थी। इसने क्या किया? शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की और अपने वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम क्या पड़ा? जिस वंश का नाम क्या पड़ा? खिलजी वंश। तो मलिक फिरोज खिलजी हत्या कर किस वंश की स्थापना करता है? अब खिलजी वंश की। किस वंश की? खिलजी वंश की। खिलजी वंश पढ़ाया जाता है 1290 से लेके 1320। संस्थापक पढ़ाया जाता है मलिक फिरोज खिलजी और इसका पहला राजा पढ़ाया जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शायस्त खां की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन आता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शायस्त खां की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? तो वो दी थी केकुबाद ने। केकुबाद ने। जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? आते ही सबसे पहले बोलता है कि जो बलबन ने बोला है ना कि लोहा व रक्त नीति, सबसे पहले तो वो ख़त्म करना है मैंने। क्या ख़त्म करना है? लोहा व रक्त नीति नहीं चलेगी, इधर इधर उदार नीति चलेगी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आते ही सबसे पहले लोहा व रक्त नीति खत्म कर, लोहा व रक्त नीति को खत्म कर उदार नीति को अपनाता है। ठीक है। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल कितना है? 1290 से लेकर 1296 तक। ये मात्र दिल्ली की गद्दे पर 6 साल के लिए बैठता है। 6 साल में भी इसका एक भतीजा होता है, बड़े कुत्ती चीज़ होता है वो। लोग उसे बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। वो अजीबो गरीब शौक़ रखता था और काफ़ी इतिहासकार बोलते हैं, काफ़ी फिल्में भी बनी हैं, काफ़ी उपन्यास भी हैं कि अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो सिकंदर से बड़ा इंस्पायर था और
बात बात पर बोलता था कि दुनिया में जितनी भी नायाब चीज़ है उस पर हक किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। जो पद्मावत मूवी में भी डायलॉग डाला गया है कि दुनिया की हर नायाब चीज़ पर हक किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। रणवीर सिंह ने इस मूवी में बहुत अच्छा काम किया है, लाजवाब काम किया था। ठीक है, चलो अपने को तो क्या लेना, अलाउद्दीन खिलजी पे अपने आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? वैसे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा होता है। एक बार ऐसे ही है ना, बैठे होते हैं ये आपस में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी तो बैठे होते हैं। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की एक बेटी होती है, वो उसका बर्थडे होता है, तो उसका बाबू बोलता है कि बेटिया क्या चाहिए बर्थडे पे। तो पहले के लोगों के अलग शौक़ होते थे, आजकल लोगों के अलग शौक़ है। आजकल किसी से पूछ लो कि बेटा क्या चाहिए, बेटा मांगेगा आईफोन, BMW या कोई ऐसे, मतलब अजीब व गरीब डिमांडें होने लगी आजकल। पहले क्या था? पहले लोगों को नायाब चीज़ों का शौक़ था। हकीकत में सभी राजाओं के बेटों को नायाब चीज़ों का शौक़ था, यानी कि किसी को पत्थर का शौक़ था, किसी को हीरे का शौक़ था, इस तरह किसी को इत्र का शौक़ था। आप हिस्ट्री में जितने भी पढ़ोगे राजा कोई रानी, तो वो इस तरह के शौक़ में मुफ्त अपने गुफ्तगू रहते हैं। तो ऐसे ही थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी ने बोला कि मुझे शुतुरमुर्ग का अंडा चाहिए। अब ये सिर्फ एक कहानी है, रियलिस्टिक मत ले लेना, ये पद्मावत में भी दिखाई गई है और मैं भी वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी किताब इस बारे में जिक्र नहीं करती। ठीक है, हाँ एक बुक है मलिक जायसी की जो इस बारे में जिक्र करती है, पर वो भी झूठा ग्रंथ है। ठीक है, तो मैं वैसे ही आपको सुना रहा हूँ। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी बोलते हैं मुझे शुतुरमुर्ग का अंडा चाहिए। अब शुतुरमुर्ग का अंडा कौन तो लेके आए, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो अपना अंडा देता है वो ऊंचाई पर देता है। ठीक है, ऊंचाई पर मतलब काफ़ी हाइट पर उनके होते हैं, और शुतुरमुर्ग बैठा रहता है वहाँ पर जब तक उसके अंडे से बच्चा बाहर ना आए। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा कौन लेके, इतना वेट होता है, ऐसा तो है नहीं कोई छिपकली का अंडा है जो डाला जे में आ जाए, काफ़ी बड़ा अंडा होता है। तो बेटिया ने सोचा कि कहाँ कौन लेके आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आंखों में पहले दिन ही क्या था, राजा बनने का शौक़ था। उसने बोला मैं लेके आऊँगा, और वो लेके आता है। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को खुश किया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सोचता है क्या ही तो मांगेगा, एक रियासत मांग लेगा, दे देंगे राजस्थान की कोई रियासत, गुजरात की कोई रियासत दे देंगे, किधर से भी कोई एक रियासत दे देंगे। तो वो बोलता है कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, और जैसे वो ये बोलता है कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आंखें खड़ी हो जाती कि मेरी बेटी चाहिए। पर हमारे हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं होता, मुस्लिम रीति रिवाज में हो जाती है शादी, तो वो अपनी बेटी की शादी करा देता है। ठीक है, अब बेटी की शादी तो हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी था भी बड़ा बेकार किस्म का बंदा था। इसकी नज़र कहाँ पड़ती है, दिल्ली सल्तनत पर। और पहले मतलब अभी भी ऐसा ही है, पहले क्या और अब क्या, अब भी ऐसा है कि जो दिल्ली पर बैठा है वो पूरे भारत को कंट्रोल करता है, और पहले भी ऐसा था कि जो दिल्ली पे बैठता है वो पूरे भारत को कंट्रोल करता है। तो सबको दिल्ली चाहिए होती है, और अलाउद्दीन खिलजी की भी नज़रें किस पर होती है, दिल्ली पे होती है। तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है एक दिन, और ख़ुद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1296 में। अब पढ़ते हैं अपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और अपने साम्राज्य विस्तार में लग जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक राज करता है। बचपन का नाम अली गुरशप था, बचपन का नाम अली गुरशप। ये खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि देता है। सिकंदर ए सानी मतलब ये सिकंदर से इंस्पायर था, और ये भी सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतने का शौक़ रखता है।
इसलिए खुद को क्या बोलते हैं, सिकंदर सानी की उपाधि देता है। और ये बड़ा साम्राज्यवादी बंदा होता है, साम्राज्यवादी, यानी कि ये राजा बनते ही साम्राज्य विस्तार में लगता है। 1296 में राजा बनता है, 1298 के अंदर ये पहला आक्रमण कर देता है गुजरात पर। 1298 में ये पहला आक्रमण करता है गुजरात पर। सर गुजरात पर ही क्यों? क्योंकि गुजरात उस वक्त काफ़ी पैसे वाली सिटी थी, आज भी काफ़ी पैसे वाली सिटी है गुजरात। तो ये सबसे पहला अटैक करता है गुजरात पर। और गुजरात पर आक्रमण करने के लिए इसके दो प्रमुख सेनापति होते हैं, उलंग खां और नुसरत खां। उलंग खां और नुसरत खां गुजरात पर आक्रमण करने के लिए ये उलंग खां और नुसरत खां को भेजता है। और सामने कौन आता है? कर्णदेव। कर्णदेव उस वक्त गुजरात का राजा होता है। अब अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो बड़ा भयानक इंसान था, मार देता था, ना कोई रहम था, ना कोई दरिया दिली थी, बस था तो जुनून, वो भी किसका? अपने नाम का। इसे ये था कि मैं कुछ कर जाऊं बस। और इसने ऐसे ही अपने सेनापति रखे थे। उलंग खां और नुसरत खां बड़े डाकी किस्म के इंसान थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई मतलब ही नहीं था। ये जाते हैं गुजरात पर आक्रमण करते हैं। गुजरात का राजा कर्णदेव होता है, कर्णदेव को समझ में ही नहीं आता, ये हाल करते हैं और कर्णदेव भाग जाता है देवगिरी की तरफ। देवगिरी की तरफ कर्णदेव भाग जाता है और उलंग खां और नुसरत खां गुजरात पर अपना राज जमा लेते हैं। गुजरात पर अपना राज जमा लेते हैं। और यहाँ से ही नुसरत खां क्या लेके आता है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक नायाब हीरा लेके आता है। और उस हीरे का नाम होता है मलिक काफूर। क्या नाम? मलिक काफूर। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, नुसरत खां गुजरात अभियान में 1000 दिनार में एक किन्नर को खरीद के लेके आते हैं जिसका नाम होता है मलिक काफूर। एक हिंदू किन्नर होता है और उसे 1000 दिनार में खरीद के लेके आते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि गुजरात अभियान में 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की अंतिम सांसों तक अलाउद्दीन खिलजी के साथ खड़ा होता है और उनके साथ जीता मरता है। ऐसा होता है मलिक काफूर। ठीक है, तो गुजरात अभियान में एक नायाब हीरा मलिक काफूर लेके आते हैं और इसे 1000 दिनारी की उपाधि दी जाती है। 1000 दिनारी की, जैसे पद्मावती मूवी में नहीं है, मलिक देखो इन हथेली में मोहब्बत की लकीरें हैं कि नहीं, ऐसा एक डायलॉग है, वो वाली बात है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जीने और मरने वाला एक किन्नर मिल जाता है उन्हें, जिसका नाम होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर के गुजरात अभियान से लौट आने के बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दूसरा अभियान होता है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान जो 1301 में होता है। रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी से भी पहले का छिड़ चुका होता है। अलाउद्दीन खिलजी से भी पहले का रणथंभौर अभियान छिड़ चुका होता है। यह अभियान कौन छेड़ता है? यह अभियान छेड़ते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो थोड़ा सा पहले रणथंभौर के बारे में देखते हैं। रणथंभौर अभियान यानी कि रणथंभौर दुर्ग पर किसका राज था? हमीरदेव चौहान का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के वक्त। रणथंभौर अभियान 1301। ठीक है, वो कब मरा? 1290 से 1296 तक। पंगे कब लेके जाता है? 1291 में। रणथंभौर पर राज था हमीरदेव चौहान का। और हमीरदेव के बारे में इतिहास बोलता है कि सबसे हठी राजा था। क्या था?
सबसे हठी राजा था और एक इन पर कहावत भी बनी हुई है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमेर हट चढ़े ना दूजी बार। ऐसे करके एक कहावत बनी हुई है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदले फलित एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। यानी कि हमीर जैसा कोई हटी इंसान नहीं था। हमीर ने अगर मजाक में भी बोल दिया कि सल्तनत नहीं देंगे तो नहीं देगा, वो इतना हटी इंसान था। तो 1290-91 के अंदर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जिहान दुर्ग को। किस दुर्ग को? जिहान दुर्ग को, जिहान दुर्ग को। और जिहान दुर्ग पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आक्रमण करता है और ये जिहान दुर्ग पर उस वक्त चौहान सेना का नेतृत्व कौन करता है? गुरदास सैनी। गुरदास सैनी, गुरदास सैनी नेतृत्व करते हैं और ये इस युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, 1290-91 में जलालुद्दीन क्या जीत लेता है? जिहान दुर्ग को जीत लेता है और धीरे धीरे ये किस दुर्ग की तरफ बढ़ता है? रणथंभौर दुर्ग की तरफ बढ़ता है। और ये 8-10 महीने 1 साल तक रणथंभौर दुर्ग की बारी बैठा रहता है। ये पत्थर मारे भी करवाता है, तरह तरह के हथकंडे अपना के देख लेता है, लेकिन किसी भी तरह से ये रणथंभौर दुर्ग को हासिल नहीं कर पाता। और क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास वक्त नहीं होता, क्योंकि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास दिल्ली आई थी ना, उस वक्त हमारे मंगोली आक्रमण होने शुरू हो गए थे। तो जिस वजह से क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, उलंग खां, नुसरत खां, ये सारे जो प्रमुख सेनापति थे ये मंगोलियों की तरफ रहते थे। वहाँ पर देखते थे कि ये दिल्ली तक ना आ जाए, और जलालुद्दीन को ये था कि दिल्ली हाथ से ना चली जाए। तो आखिर में बंदा अकुक के क्या बोलेगा कि दफ़ा होने दे यार। ऐसा ही जलालुद्दीन खिलजी ने बोला 8-10 महीने मत्था मार के रणथंभौर दुर्ग पे, बोला कि छोड़ यार, अपने बस की बात नहीं, अपने चलते हैं। तो उनका सेनापति बोलता है सर अपने चलते हैं। उनके सेनापति का नाम होता है अहमद चाप। अहमद बोलता है कि सर चलते हैं, क्या बात? ऐसा नहीं सर, अपनी बेइज्जती हो जाएगी अगर अपने चले गए कि दिल्ली का राजा रणथंभौर को नहीं जीत पाया। तब जलालुद्दीन बोलता है कि ऐसे 100 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं है। क्या बोलता है? कि ऐसे जो 100 दुर्ग है ना, वो मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं है। और ये कह के जलालुद्दीन अपने दिल्ली की तरफ वापस आ जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों अटैक करता है? होता ये है, अलग अलग बुक अलग अलग बताती है। कुछ देखो, मैंने पहले ही आपको बोला कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तारी बंदा था, इसे साम्राज्य विस्तार करना ही करना था। पहले कारण बताए जाते हैं साम्राज्य विस्तार, दूसरा कारण है कि पहले लोगों से कर लिए जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि कर दे भाई। हमीर देव हटी राजा बोला मैं तो नहीं देता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला नहीं, देना पड़ेगा। हमीर देव चौहान बोलता है मैं तो नहीं दूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बोलता है सर ये पता है इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है? ये इतना ज़्यादा इसलिए बन रहा है कि जो अपने पुराने राजा गए थे ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो रणथंभौर को जीत कर नहीं आ पाए थे। तब इसे लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं जीतेगा। तब अलाउद्दीन खिलजी बोलता है चलो कोई ना, बुलाओ अपने सेनापति को, बुलाओ नुसरत खां, उलंग खां को बुलाओ, इनको मैं पूछता हूँ। तो वो क्या करता है? अपने सेनापति को बुलाकर आक्रमण करवाता है। कुछ बुक बोलते हैं कि होता ये है कि ये गुजरात से सोना लूट कर आते हैं, गुजरात अभियान के बाद में वापस आ रहे होते हैं। कौन कौन? नुसरत खां, उलंग खां और ये आ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ से मंगोली राजा मैसूद शाह और कब्रू, ऐसे 2-3 राजा हैं, एक वो था सोमेश्वर, इस तरह 3-4 उधर से आ रहे होते हैं। और आपस में इनकी जो धन को लेकर वाद विवाद होता है, जिसे जो मंगोली सेनापति होता है वो हमीर देव की शरण में चला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी उस मंगोली सेनापति की मांग करता है हमीर देव चौहान से कि भाई मुझे मेरा वो जो आपके पास मंगोली राजा, जो मंगोली सेनापति आया है, वो मुझे वापस दे दो। तो ये भाई साहब मना कर देते हैं कि भाई मैं तो नहीं दूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी बोलता है जाओ, फिर जाओ आक्रमण करो। और इस तरह आक्रमण होता है। अब क्या कि मुझे आगे बारीकी से
पढ़ाना नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो मेरी वीडियो राजस्थान जीके वाले भी देखते होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे पता नहीं है मुझे। तो मेरा ऐसा क्या है कि मैं इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ में जो राजस्थान हिस्ट्री के राजा जुड़ते हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कल परसों की क्लास में जब मैं मोहम्मद गोरी पढ़ा रहा था तब पृथ्वीराज चौहान जुड़े थे, तो मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी पूरा बताया था, यानी कि राजस्थान की साइड से भी बताया था। ऐसा इस क्लास में अब क्या है कि हमारे रणथंभौर